हेलो बच्चों, जो चैप्टर पढ़ाया था 15वीं शताब्दी में यूरोप की राजनीतिक स्थिति, यानी 15वीं शताब्दी के पहले यूरोप की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, उसके संबंध में हम लोग पढ़ रहे थे। तो आगे हम लोग चलते हैं। पवित्र रोमन साम्राज्य, ये यूरोप में ही है। पवित्र रोमन साम्राज्य और जो जर्मन एम्पायर का हिस्सा है, ठीक है ना, जहाँ जर्मनी है। सॉरी, पेन नहीं आ रहा है, एक मिनट। हाँ, ठीक है। पोलैंड, ये बगल में फ्रांस, ठीक है। ये इंग्लैंड, उधर आपका स्पेन और पुर्तगाल पड़ जाएगा। तो ये जो बीच का पूरा एरिया था, ये पवित्र रोमन साम्राज्य, यानी पे यहाँ पर जो राजा होता था, इसको होली रोमन एम्पायर भी कहते थे। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपका ये आ सकता है। तो ये जो पूरा आपको एरिया दिख रहा है, ये इस पूरे एरिया को पवित्र रोमन साम्राज्य कहते थे। बाद में ये जर्मनी के रूप में ये विकसित हुआ था। तो मध्य यूरोप में ये फैला था। ये बीच मतलब यूरोप के बीच का हिस्सा है और मुख्यतः जर्मनी और आसपास का क्षेत्र, ठीक है। फ्रांस के बगल में ये सब पेरिस जर्मनी है। तो ये पूरा जर्मनी और आसपास का क्षेत्र ये पवित्र रोमन साम्राज्य में आता था। इसमें कई छोटे छोटे राज्य और डचीज़ थे। ये जो ऑस्ट्रिया देख रहे हैं, बोहेमिया देख रहे हैं, है ना, और आप मार्बर्ग है, नीदरलैंड है, ये राज्य हैं। इसमें कई होली रोमन एम्पायर के अंतर्गत कई छोटे छोटे राज्य होते थे। सम्राट नाम मात्र का शासक था, असली शक्ति स्थानीय शासकों और चर्च के पास थी। होली रोमन एम्पायर में जो भी किंग बनाया जाता था, इन सब को मिलाकर के ये पूरा जो एरिया था, ये होली रोमन एम्पायर के अंतर्गत था। तो इसमें जो किंग होता था वो नाम मात्र का होता था। किंग जर्मनी का ही होता था, उसको इलेक्ट किया जाता था, लेकिन पोप का इसमें असली हाथ होता था। तो सम्राट नाम मात्र का शासक था, असली शक्ति स्थानीय शासकों। अब मान लीजिए यहाँ नीदरलैंड है, यहाँ का जो मेन शासक होगा उसके हाथ में होगी, यानी राजा नहीं होगा, लेकिन यहाँ का जो सामंत होगा उसके हाथों में असली शक्ति थी। इस तरह से ऑस्ट्रिया के हाथों में अपनी शक्ति थी। ये राजा जो है ना, इसके पास ज़्यादा कोई शक्ति नहीं होती थी, सीधी कहने की बात थी। पवित्र रोमन साम्राज्य का राजा मुख्यतः जर्मनी का होता था। तो जर्मनी से ही किसी को चुना जाता था कि आपको चुना जा रहा है पवित्र रोमन साम्राज्य के, अब आप राजा होंगे। हम लोगों ने एरिया देख लिया कि पवित्र रोमन साम्राज्य का एरिया कहाँ तक था। पूरा जर्मनी और आसपास का जो क्षेत्र था वो पवित्र रोमन साम्राज्य के अंतर्गत था। उसमें एक राजा होता था, लेकिन वो राजा नाम मात्र का होता था, वो राजा जर्मनी का होता था। स्थान, पवित्र रोमन साम्राज्य का अधिकांश हिस्सा मध्य यूरोप में फैला था, ये हम लोगों ने जान लिया, जिसमें आज के देशों के ये राज्य शामिल थे। कौन कौन से, आज की अगर बात की जाए तो कौन कौन से देश आते थे जो आज हैं, उसमें जर्मनी आता था, जर्मनी केंद्र का सबसे प्रमुख हिस्सा था। ऑस्ट्रिया आता है, स्विट्ज़रलैंड आता है, चेक गणराज्य आता है, नीदरलैंड और बेल्जियम आता है। नीदरलैंड बेल्जियम की चॉकलेट बहुत फेमस है। उत्तरी मध्य इटली के कुछ हिस्से, इटली आप जानते हैं जहाँ पे पोप रहता था, तो उत्तरी इटली के कुछ हिस्से जो आज के हैं, ये आज के बताए जा रहे हैं, ये उस समय जो है पवित्र रोमन साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। सम्राट की उत्पत्ति कैसे होती थी पवित्र रोमन साम्राज्य में? सम्राट की उत्पत्ति, अधिकांश सम्राट जर्मन राज परिवारों से चुने जाते थे। जो भी राजा पवित्र रोमन साम्राज्य में चुना जाता था वो जर्मनी के ही होते थे, और जर्मनी के भी प्रतिष्ठित राज परिवारों जैसे कि सालियन वंश, होहेनस्टाफन वंश, हॉब्सबर्ग वंश, ये इन वंशों से ही कोई एक राजा चुना जाता था और जर्मनी के राज परिवारों का वो होता था। इसलिए उन्हें आमतौर पर जर्मन राजा कहा जाता था, जब तक कि वे पोप उन्हें सम्राट घोषित ना कर दे। तो इनमें से जो भी राजकुमार होता था वो अपने आप ही सम्राट, जर्मनी का राजा अपने आप कहलाते। मान लीजिए ये सलियन वंश है, इसमें कोई एक नवयुवक अब राजकुमार पैदा हो रहा है, तो संभावना है कि भविष्य में पोप इसको चुन ले, ठीक है, कोई राजा इसको, पवित्र रोमन साम्राज्य का राजा इसको चुन ले।
तो ये पहले से ही जर्मन राजा कहलाने लगते थे, लेकिन पोप इनमें से किसी एक वंश के राजकुमार को चुनता था। कई बार सम्राटों का राज्याभिषेक रोम के पोप द्वारा होता था, जिससे उन्हें पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि मिलती थी। तो पवित्र इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें ईसाई धर्म के पोप की जो है पोप के द्वारा राज्याभिषेक होता था, ठीक है। तो इसलिए राज्याभिषेक किसके द्वारा होता था? रोम में होता था। रोम कहाँ है? इटली में। तो पवित्र इसलिए हो गया क्योंकि इनका राज्याभिषेक किसके द्वारा किया जा रहा है? पोप के द्वारा। रोमन क्योंकि ये रोम में होता था। अब देखिए बात हो रही है कहाँ की? जर्मन एम्पायर की, लेकिन यहाँ जिक्र किसका हो रहा है? रोमन का, यानी इटली का, क्योंकि पोप रोमन एम्पायर में ही रहता था, वेटिकन सिटी में रहता था। और वेटिकन सिटी कहाँ थी? रोम में। रोम कहाँ पे है? इटली में। तो ये पवित्र इसलिए हुआ क्योंकि पोप ने राजा का तिलक किया, राजा को चयन किया, इसलिए पोप पवित्र होता था, माना जाता था। तो ये पवित्र कहलाए। रोमन इसलिए क्योंकि पोप रोम में रहता था और रोम में ही राज तिलक होता था। और सम्राट इसलिए क्योंकि एक राजा का चुनाव हो रहा था, उसको सम्राट की उपाधि मिलती थी। जबकि ये थे कहाँ के? ये सब जर्मनी के होते थे। तो पवित्र रोमन सम्राट कहा जाता, ना तो पवित्र था, ना रोमन था, ना ही सम्राट था। इसमें सम्राट नाम मात्र का था, ना ही ये रोम के शासक इसमें शासन करते थे। और अब पवित्र भी इसलिए नहीं रह गया था क्योंकि पोप अब भ्रष्टाचार में लिप्त होता जा रहा था। चुनाव की प्रक्रिया, जो पवित्र रोमन सम्राट का चुनाव होता था वो किस प्रकार होता था? राजा का चुनाव निर्वाचक राजकुमारों द्वारा होता था। कुछ जो है राजकुमार इलेक्टर्स होते थे जो चुन सकते थे, वो ये भी जर्मनी राज्यों से ही होते थे। जर्मनी के राज्यों में कुछ राजकुमार होते थे। मान लीजिए एक राजकुमार का चयन होना है और 5 राजकुमार हैं, तो ये 7 या 5 राजकुमार मिलकर के उस राजा का चयन करते थे। चुने गए राजा को पहले किंग ऑफ रोमन्स कहा जाता था। फिर पोप के अभिषेक के बाद वह सम्राट बनता था। तो जो राजा चुना जाता था उसको पहले किंग ऑफ रोम का राजा, सबसे पहले उसे कहा का राजा, भले ही वो जर्मनी से चुना जा रहा हो, ठीक है, जर्मनी का कोई व्यक्ति हो, जर्मनी के राज परिवार का कोई व्यक्ति हो, लेकिन उसे सबसे पहले किंग ऑफ रोमन्स कहा जाता था। और फिर जब पोप उसका अभिषेक कर देता था, उसको ताज पहना देता था, तो फिर वो सम्राट कहलाने लगता था, पवित्र रोमन साम्राज्य का सम्राट। निष्कर्ष क्या निकलता है? पवित्र रोमन साम्राज्य का राजा मुख्य रूप से जर्मनी का होता था। यह हमने आपको बता दिया, जर्मनी का होता था, लेकिन उसका पूरा साम्राज्य मध्य यूरोप के कई देशों तक फैला हुआ है। यहाँ हमने देख लिया था इस स्लाइड में कि मध्य यूरोप के कई देशों तक उसका राज्य फैला था। ऑस्ट्रिया हो गया, मिलान हो गया, इटली का कुछ हिस्से हो गए, ऊपरी हिस्से, आपका बारबिया हो गया, आपका क्या कहते हैं नीदरलैंड हो गया, हैम्बर्ग हो गया। तो ये पूरा जो है उसका यहाँ तक फैला हुआ था। राजा की शक्ति सीमित थी और वह पोप से वैधता प्राप्त करता था। तो आपको मालूम है पोप के पास पूरी शक्ति थी या सामंतों के पास उस समय पूरी शक्ति थी और राजा की शक्ति सीमित थी, और पोप के द्वारा ही वह चलाया जाता था। पोप जैसा घुमा देता था उसको, वो घूमता था। साम्राज्य और चर्च का संबंध कैसा था? एक साम्राज्य का संबंध और एक चर्च का संबंध। मुख्य बिंदु, सम्राट को वैधता पोप से अभिषेक के माध्यम से मिलती। जब तक पोप उसका अभिषेक नहीं कर देगा तो जर्मनी के जितने भी राजकुमार हैं वो सिर्फ राजकुमार रह जाते थे। उनमें से पवित्र रोमन साम्राज्य के लिए सम्राट का चयन नहीं होता था जब तक कि पोप उसका तिलक और उसको मुकुट धारण नहीं करा देता था। चर्च और साम्राज्य के बीच सत्ता संघर्ष लंबे समय तक चला, विशेष रूप से नियुक्ति विवाद के रूप में। किस राजा को बनाया जाना चाहिए? मान लीजिए 7 राजकुमार हैं, उसमें कौन सा राजकुमार को राजा बनाया जाना चाहिए पवित्र रोमन साम्राज्य के, इसको लेकर चर्च और साम्राज्य के बीच संघर्ष चलता रहता था। चर्च अपने मनपसंद व्यक्ति को गद्दी पर बैठाना चाहता था और साम्राज्य चाहता था कि हमारा अपना राजा बैठे। सम्राट और पोप दोनों राजनीतिक और धार्मिक वर्चस्व के लिए संघर्ष करते रहे। इस काल में सम्राट भी अपने वर्चस्व के लिए कि भाई हम पोप के नीचे क्यों आएंगे, और पोप कहता था कि हम सम्राट के अंडर में क्यों रहेंगे, हमारे पास राजनीतिक अधिकार भी होना चाहिए और हमारे पास धार्मिक अधिकार भी होना चाहिए। इन दोनों के लिए सम्राट और पोप दोनों संघर्ष करते रहे। कई बार पोप ने सम्राट को
मतलब ईसाई धर्म से ही निकाल दिया। और उस समय ईसाई धर्म के ही व्यक्ति जो है गद्दी पर बैठ सकता था। तो जब अगर सम्राट ने उसको बहिष्कृत कर दिया है, ईसाई धर्म से ही निकाल दिया है, तो फिर वो सम्राट नहीं बन सकता था। 15वीं शताब्दी के पहले की स्थिति क्या थी? 15वीं शताब्दी के पहले की राजनीतिक स्थिति, पवित्र रोमन साम्राज्य राजनीतिक रूप से अस्थिर और विकेंद्रित था। तो कोई उसके पास पावर नहीं थी, ना तो राजनीतिक पावर थी पवित्र रोमन साम्राज्य के पास, और विकेंद्रित था मतलब जितने राज्य थे उसमें सबका अपना अपना शासन था। राजा नाम मात्र के लिए होता था, इतना आप समझ लीजिए। सत्ता विकेंद्रीकृत थी, किसी एक के हाथ में सत्ता नहीं थी, केंद्र में नहीं थी सत्ता, एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता नहीं थी, सत्ता बिखरी हुई थी। सम्राट के पास सिर्फ नाम मात्र की शक्ति थी, ये हमने आपको बता दिया। वास्तविक सत्ता स्थानीय शासकों यानी सामंतों के पास और चर्च के पास थी। यह साम्राज्य धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, परंतु राजनीतिक रूप से कमज़ोर था। पवित्र रोमन साम्राज्य राजनीतिक रूप से बहुत कमज़ोर था, क्योंकि राजा को कमज़ोर बनाया जाता था। पोप नहीं चाहता था और सामंत नहीं चाहते थे कि सारी राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक संबंध किस देश से कैसे बनाने हैं, किसको दंड देना है, क्या करना है, तो इस प्रकार के सारे अधिकार पोप और चर्च अपने पास रखे था, और सामंत लोग भी अपने पास पूरे अधिकार रखे हुए थे, जिसके कारण पवित्र रोमन साम्राज्य का कोई ज़्यादा राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं थी, वो राजनीतिक रूप से कमज़ोर थी। इसकी जटिल संरचना ने यूरोप के राजनीतिक इतिहास में अनोखी स्थिति बनाई। जटिल संरचना ऐसी कि इतने सारे देश इसके अंदर जो है समाये हुए थे, इतने सारे राष्ट्र। आपने देख लिया था मैप में कितने सारे देश पवित्र रोमन साम्राज्य के अंतर्गत समाये हुए थे, और कहलाता तो ये पवित्र था, लेकिन पोप भ्रष्टाचार में डूबा था। रोमन इटली से जो है इसका संचालन होता था, क्योंकि इटली में पोप रहता था, लेकिन राजा जो है जर्मनी से चुना जाता था। और साम्राज्य क्या था, पूरा अलग अलग राष्ट्र थे इसके अंतर्गत, जिसको कि साम्राज्य कहा जाता था, लेकिन सब अपनी अपनी चलाते थे, राजा एक कठपुतली मात्र था। फ्यूडल व्यवस्था, देखिए ये शायद स्लाइड पहले आनी चाहिए थी। फ्यूडल व्यवस्था यानी सामंतवादी व्यवस्था। तो ये क्या थी? पहले सामंतवाद को हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है, लेकिन इसमें पूरा एक्सप्लेन आपको कर दिया जाएगा कि कैसे थी और कैसे ये पनपी थी। ये पहले आना चाहिए थी स्लाइड, ये बाद में आ रही है। फ्यूडल व्यवस्था यानी सामंतवादी व्यवस्था। समाज और शासन में सामंतवाद की प्रधानता थी। आपको मालूम ही है कि शासन में भी सामंत जो है अपना पूरा प्रभाव रखे हुए थे। उनके प्रमुख लोग शासन में हस्तक्षेप करते थे, और प्रमुख जो पोस्ट होती थी उसमें ये लोग सामंत लोग रहते थे, और समाज में भी इनका पूरा हस्तक्षेप होता था। राजा भूमि देता था और उसके बदले में सैनिक सेवा प्राप्त करता था। इस सामंतवादी व्यवस्था में सामंतों को राजा क्या देता था? भूमि देता था, धन नहीं देता था, जवाहरात, सोना, चांदी नहीं देता था। वो कहता था ये तुम्हारे पास भूमि है, इसमें तुम उपज करो, और इस उपज से जो तुम्हें लाभ हो उसको टैक्स के रूप में देना, और अगर हमें कभी कोई युद्ध करने जाना है तो उसके बदले में तुम हमें अपनी एक सेना दोगे। यानी कि सामंत सेना रखते थे, और उस सेना से कभी कभी राजा भी पलट देते थे। ये बहुत मजबूत हुआ करते थे। तो जब कभी राजा युद्ध के लिए जाता था तो सामंतों को सेना देनी पड़ती थी, तो राजा सामंतों के साथ बहुत अच्छे संबंध रखना पड़ते थे। जागीरदार यानी बड़े जो सामंत थे उनको जागीरदार कहते थे, लॉर्ड्स। और किसान के बीच सामाजिक व आर्थिक संबंध पर आधारित था। तो जमींदार, जागीरदार जो हो गए वो बड़े किसान हो गए, और किसान मतलब जो छोटे किसान हो गए, उनके बीच सामाजिक व आर्थिक संबंध था। मतलब आर्थिक तौर पर ये बड़े वाले जो जागीरदार थे, इन किसानों से ही खेती कराया करते थे। फ्यूडल व्यवस्था यानी सामंतवादी व्यवस्था का परिचय। फ्यूडल व्यवस्था एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ढांचा थी जो भूमि के स्वामित्व पर आधारित थी। हमने आपको पहले ही बताया कि सामंतवादी व्यवस्था जो थी, जिसके पास जितनी ज़्यादा भूमि होगी वह उतना ही बड़ा सामंत होगा, और उसी से उसकी सामाजिक स्थिति, भाई समाज में वो रसूख रखता होगा, उसकी आर्थिक स्थिति वो धन धान्य से परिपूर्ण होगा, और राजनीतिक स्थिति मजबूत होगी। यानी कि राजनीति यानी कि प्रशासन में भी उसके कई लोग होते थे। राजा, जमींदार, जागीरदार और किसान, इन 4 वर्गों पर समाज भूमि सेवा और
नहीं, राजा, जमींदार, जागीरदार और किसान, इन 4 वर्गों पर आधारित समाज था। तो जो आपका समाज था ये जो है ये 4 वर्गों में बटा हुआ था। ट्रायंगल में देख लेते हैं हम लोग ऐसा करके। तो सबसे नीचे का वर्ग कौन सा था? किसान वर्ग था। ये बहुत बुरी तरह दबा हुआ था। इसके ऊपर का वर्ग जागीरदार का था, ठीक है, इनको वैसल कहते थे। इसके ऊपर का वर्ग जमींदार का था, इनको लॉर्ड्स भी कहते थे। और सबसे ऊपर का वर्ग राजा का होता था, ठीक है, किंग। तो राजा जो है भूमि किसको देता था? जमींदार को देता था। जमींदार उसमें से कुछ भूमि जागीरदार को दे देता था और जमींदार और जागीरदार मिलके कृषकों से ही खेती कराया करते थे। तो जब हमने आपको बताया था कि काले मौत आई थी यानी प्लेग आया था, तो बड़ी संख्या में किसानों की मृत्यु हो गई थी। 1/3 पॉपुलेशन यूरोप की ख़त्म हो गई थी, यानी 3 में से 1 आदमी जो काले मौत थी उससे ख़त्म हो गया था। तो अब इन ज़मीनों पर कौन खेती करेगा? ये ज़मींदार जागीरदार तो खेती कर नहीं पाते थे, ये तो किसान रखते थे छोटे छोटे, तो ये खेती करते थे। तो इसके कारण से सामंतवादी व्यवस्था टूट गई थी, क्योंकि अब जब खेतों में काम करने वाले मजदूर ही नहीं होंगे तो खेती कैसे होगी और सामंत मजबूत कैसे होंगे। इसके अलावा व्यापार और शहरीकरण, शहर नए नए बन रहे थे। जब शहर नए बन रहे थे तो लोग यहाँ से जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? शहर में जा रहे थे। तो शहर में रह रहे थे, अब वो गांव छोड़ रहे थे, तो यहाँ से लोगों की कमी होती जा रही थी, अपना व्यापार करने लगे थे, ठीक है। तो इस प्रकार से सामंतवादी व्यवस्था के पतन में एक बड़ा कारण ये भी आता है। समाज 4 वर्गों पर आधारित था। ये किसान वर्ग हो गया, ये जागीरदार, ये जमींदार और राजा। इसके भूमि सेवा और निष्ठा के बदले दी जाती थी। जब कोई राजा की सेवा करता था, उसके प्रति अपनी निष्ठा दिखाता था, सेना भेजता था, तो उसके बदले राजा क्या देता था? उसको ज़मीन देता था कि जाओ तुम, अब और ज़मीन हम तुमको दे रहे हैं, तुम इसमें और अपने जो है अपना वर्चस्व बढ़ाओ। यह व्यवस्था न्यून तकनीकी, स्थानीय उत्पादन और सुरक्षा की आवश्यकता से पैदा हुई थी। ज़मींदारी क्या होती है? हमने आपको यहाँ बताया कि सबसे पहले राजा, फिर ज़मींदार, फिर जागीरदार और फिर किसान होते थे। तो यहाँ हम आ जाते हैं कि ज़मींदार क्या होते थे? इनको लॉर्ड भी कहते थे। वह व्यक्ति जिसके पास भूमि का स्वामित्व और नियंत्रण होता था, भूमि का जो मालिक होता था, ठीक है। आपके घरों में होता होगा 10 बीघा ज़मीन, तो भूमि का मालिक कौन होंगे? आपके पिताजी होंगे, हो सकता है आपके दादा हों। तो जिसके पास भूमि का हक है, मालिकाना हक है, नियंत्रण है, वो ज़मींदार कहलाता था। 20-50 बीघा, 100 बीघा जिसके पास ज़मीन है, उसका मालिक है वो, तो वो क्या कहलाता था? लॉर्ड या ज़मींदार कहलाता था। वह भूमि दूसरों को उपयोग के लिए देता था, लेकिन मालिक वही रहता था। जैसे देखते हैं हम लोग कि वह किसानों को उपयोग करने के लिए दे देता था, लेकिन मालिक वो खुद ही रहता था। लॉर्ड आमतौर पर राजा से ज़मीन पाता था और उसे आगे जागीरदारों को बांटता था। हमने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया कि राजा को जब वो अपनी सेना देता था, तो सेना के जब राजा प्रसन्न होता था तो लॉर्ड को यानी ज़मींदार को और ज़्यादा वो क्या कहते हैं ज़मीन देता था, और ज़मींदार उस ज़मीन को आगे जागीरदारों में बांट देता था कि भाई तुम अपनी तरफ से खेती कराओ और जो टैक्स है वो मुझे दे देना। वह अपने अधीनस्थों से सेना, कर और निष्ठा की अपेक्षा करता है। तो ज़मींदार जो है जैसे जागीरदार को कुछ दे देता था या किसानों को कुछ दे देता था ज़मीन, तो उनसे वह सेना भी लेता था, टैक्स भी लेता था, और ये सब लोग उसके प्रति यानी ज़मींदार के प्रति निष्ठावान बने रहें, ऐसी वह उम्मीद भी करता था। एक उदाहरण है, राजा का एक शक्तिशाली नोबल होता है यानी लॉर्ड होता है, जिसके पास 10 गांव की ज़मीन है। वह इसे अपने वफादार सैनिकों को देता है और बदले में उनसे रक्षा और सेवा चाहता है, ठीक है। तो एक राजा जो था एक शक्तिशाली लॉर्ड होता है। राजा क्या है? खुद में अपने आप में एक शक्तिशाली क्या है? लॉर्ड है। लॉर्ड का मतलब ज़मींदार है। राजा भी एक ज़मींदार है, उसके पास बहुत सारी भूमि है, उसके पास मान लो 10 गांव की ज़मीन है, तो राजा को भी हम लॉर्ड मान सकते हैं, ज़मींदार मान सकते हैं। वह
इससे अपने वफादार सैनिकों को मार देता है। जो भी उसके अंदर में ज़मींदार हैं, जागीरदार आते थे या और ज़मींदार आते थे जिनके पास 5 गांव की भूमि है, 4 गांव की भूमि है, जो राजा से छोटे होते थे, तो उनको दे देता था और बदले में उनसे रक्षा यानी सेना मांगता था और ये चाहता था कि जब भी मैं चाहूँ तो तुम मुझे अपनी सेवा दो। जागीरदार क्या होता था? अभी हमने ज़मींदार के बारे में पढ़ लिया कि ज़मींदार जो है जिसके पास बहुत ज़मीन होती थी, राजा उसको देता था या राजा ही ज़मींदार हो सकता था कभी कभी। अब जागीरदार क्या होता है? जागीरदार उससे छोटा होता था। वैसल भी बोलते हैं। वैसल वह व्यक्ति है जो किसी लॉर्ड यानी ज़मींदार से भूमि लेकर उसके प्रति वफादार रहता है। तो ज़मींदार जो है जागीरदार को भूमि दे देता था। मान लीजिए ज़मींदार के पास बहुत ज़मीन है तो जागीरदार को 20-30 बीघा उसने ज़मीन दे दी, 50 बीघा दे दी, 100 बीघा, 200, 300 बीघा दे दी उसको ज़मीन, और वो कहता था कि मैंने तुम्हें इतनी ज़मीन दी है, इसके बदले में जब भी मुझे सेना की आवश्यकता होगी और या मुझे किसी प्रकार की तुम्हारी राय की आवश्यकता होगी, आपको वो मुझे देनी पड़ेगी। बदले में उसे ज़मीन जागीर मिलती थी जिससे वह अपनी जीविका चलाता था। तो जो ज़मीन मिलती थी जागीरदार को, उससे वो अपना भरण पोषण करता था। उस ज़मीन में वो किसानों को लगाता था तो किसान भी उपज उगाते थे, तो किसानों का भी पेट चलता था। एक नाइट मतलब एक राजा किसी लॉर्ड से जागीर लेकर उसे सेना में लड़ाई करता है, वह लॉर्ड का वैसल है। यानी कि लॉर्ड यानी ज़मींदार का भी छोटा रूप हो गया आपका जागीरदार। जागीरदार को ज़मींदार को सेना भेजनी पड़ती थी जब उसको ज़रूरत होती थी। मुख्य अंतर इस जो सारणी है इसमें हम लोग देख लेते हैं। पहलू नंबर 1 भूमिका। तो ज़मींदार जो है, जो लॉर्ड कहलाता था, याद रखिएगा, वो भूमि देता था और भूमि का मालिक होता था। अब हम लोग देखते हैं जागीरदार क्या होता था। तो जागीरदार भूमि लेता है और सेवा देता है। तो ज़मींदार क्या होता था? भूमि देता है, ये क्या करता है? भूमि लेता है, ये भूमि का मालिक होता है और ये सेवा देता है। ये मालिक नहीं है ज़मीन का, ये सिर्फ सेवा दे रहा है। संबंध कैसे होते थे दोनों के, ज़मींदार के और जागीरदार के? जो ज़मींदार होता था वो स्वामी होता था, ठीक है, भूमि का स्वामी भी कह सकते हैं और जागीरदार का भी स्वामी कह सकते हैं। और जो जागीरदार था वो ज़मींदार के अधीन होता था, उसके अंडर में होता था, उसके अंडर में काम करता था। तो सीधी सी बात है, ज़मींदार ज़्यादा बड़ा होता था, जागीरदार छोटा होता था। अधिकार क्या क्या मिले हुए थे? ज़मींदार भूमि पर कर वसूलता था और सुरक्षा लेता था। जब भी कभी ज़मींदार को ज़रूरत पड़ गई, टैक्स तो लेता ही था क्योंकि उसको चलाना होता था बहुत कुछ, राजा को भी टैक्स देना पड़ता था। और सुरक्षा लेना यानी कि जागीरदारों से वो सुरक्षा भी लेता था, सैनिक लेता था। ये जागीरदार क्या करता था, क्या अधिकार थे? भूमि का उपयोग करता था। देखिए, भूमि का मालिक नहीं है ये, भूमि का उपयोग करता था, रक्षा और सेवा देना। ये कृषकों को रक्षा और सेवा देता था, कोई आप पे डकैत अटैक ना कर दे, किसी प्रकार की आपको, और कोई आप यात्रा में जा रहे हैं, सोना चांदी लिए हैं, तो किसी प्रकार की आपको और जो है आपकी सुरक्षा करना, सेवा देना, कोई किसी प्रकार की सेवा जो है, मान लीजिए पानी आ गया, बाढ़ है, कुछ है, तो वो सब, ये सब चीज़ें की सेवा कौन देता था? जागीरदार देता था। वफादारी किसके प्रति होती थी? ज़मींदार की राजा के प्रति होती थी। सीधे राजा से डायरेक्ट कनेक्शन होता था ज़मींदार का। तो ज़मींदार किसको जवाब देगा, कितना टैक्स वसूला? राजा पूछता था कि तुमने कितना टैक्स वसूला ज़मींदार से, तो वो कहता, राजा को सब कुछ सूचना देता था। और ये लॉर्ड को, लॉर्ड यानी ज़मींदार को सूचना देता था। इसकी वफादारी ज़मींदार के प्रति थी और ज़मींदार की राजा के प्रति थी। शक्ति का स्तर देखें तो कम था, राजा के मुकाबले कम था, और जागीरदार का ज़मींदार से और कम था। फ्यूडल पिरामिड। फ्यूडल पिरामिड में अभी हम लोगों ने बनाया था फ्यूडल पिरामिड, देखते हैं इसको, और पेन से फिर बनाते हैं। हम लोगों ने उस पर पिछले देखा था फ्यूडल पिरामिड, आप भी अपनी चाहे तो कॉपी में बना सकते हैं फ्यूडल पिरामिड। सबसे नीचे किसान होते थे, फिर इसके बाद ज़मींदार, फिर जागीरदार, और सबसे ऊपर ये राजा होते थे। राजा सर्वोच्च होता था,
लेकिन अधिकांश भूमि जागीरदारों को सौंप देता था, अपनी ज़्यादातर भूमि वो जागीरदारों को सौंप देता था। जागीरदार अर्थात लॉर्ड राजा से ज़मीन लेकर वफादारी निभाते थे और नीचे वालों को ज़मीन देते थे, यानी किसको देते थे? ज़मींदारों को, उनको नाइट्स भी कहते थे। लड़ाई और रक्षा में प्रशिक्षित योद्धा लॉर्ड्स को देते थे, ये सेना देते थे। ठीक है, एक सेकेंड। ये जब युद्ध होता था राजा का तो ये पूरी सेना भिजवाते थे, किसको? जागीरदार को। और जागीरदार किसको भिजवाता था? राजा को भिजवाता था। नीचे किसान थे, ज़मीन पर काम करते थे और बदले में सुरक्षा पाते थे। प्रारंभिक 15वीं शताब्दी में फ्यूडल व्यवस्था की स्थिति। 15th सेंचुरी में फ्यूडल व्यवस्था की क्या स्थिति थी? इस समय तक फ्यूडल व्यवस्था धीरे धीरे कमज़ोर हो रही थी। हमने आपको बताया था काले मौत से और अनेक युद्धों से, 100 वर्षीय युद्ध हो, चाहे गुलाब का युद्ध हो, या नगरीकरण हो रहा था तो गांव छोड़कर लोग नगर जा रहे थे, व्यापार वाणिज्य अब हो रहा था कृषि के स्थान पर, तो इससे जो है फ्यूडल व्यवस्था कमज़ोर हो रही थी। अब लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्रों तक ही प्रभावी थी। शहरों का विकास हो रहा था, व्यापार बढ़ रहा था, नगद अर्थव्यवस्था हो रही थी, इससे सामंतों को कमज़ोर होने लगे। यहाँ हमने आपको बता दिया काले प्लेग के कारण मजदूरों की कमी हुई, अब खेतों में काम कौन करेगा, इसलिए सामंतों की स्थिति कमज़ोर हुई। राजाओं और केंद्रीकृत सत्ता का उदय शुरू हो गया था। अब राजा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होने लगे थे, राजाओं के पास अपनी सेना होने लगी थी, तो अब उन्हें ज़मींदारों को ज़मीन देने या उनसे सेना लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, जिसके कारण से सामंतवादी व्यवस्था कमज़ोर हो रही थी। सामंतवादी व्यवस्था की विशेषताएं, कुछ अच्छी बातें भी हो सकती हैं, तो वो विशेषताएं क्या थी? भूमि आधारित अर्थव्यवस्था थी, जिनमें ज़मीन शक्ति का स्रोत थी। इसमें जो अर्थव्यवस्था थी पूरी तरीके से ज़मीन पर टिकी हुई थी। ज़मीन में कितनी अच्छी खेती हो रही है, क्या क्या उगाया जा रहा है, यही शक्ति, इससे धन पैदा किया जाता था ज़मीन खेती को फसलों को बेचकर। सामाजिक गतिशीलता नहीं थी, व्यक्ति जन्म के अनुसार ही वर्ग में बंधा रहता था। जिस वर्ग में आपका जन्म हुआ है वही काम आप करोगे। स्थानीय न्याय व्यवस्था, लॉर्ड ही न्याय करता था। जो जागीरदार था या ज़मींदार था, लॉर्ड क्या होता था? लॉर्ड आपका जागीरदार, वो ही न्याय करता था, ऊपर तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। किसानों को भूमि के साथ बांध दिया जाता था, वे कहीं भी और कहीं नहीं जा सकते थे। इस किसान को इतनी भूमि दी जा रही है और लाइफ टाइम वो इसी भूमि पर काम करता रहेगा और वो शहर नहीं जा सकता, इस प्रकार के अनुबंध किए जाते थे। और अगर ऐसा कोई किसान करता था तो उसको वापस पकड़ के ले आते थे। वफादारी, लेकिन जब किसान ही मर गए काले प्लेग से, तो फिर अब किसान कहाँ से लाएंगे? वफादारी, सेवा और सैन्य दायित्वों पर आधारित संबंध था। तो जो वफादारी करता रहता था, सेवा देता था अपनी किंग को और सैन्य सेवा देता था, ये उस पर आधारित संबंध थे। निष्कर्ष क्या निकलता है फ्यूडल व्यवस्था का? प्रारंभिक 15वीं शताब्दी में फ्यूडल व्यवस्था अब भी सक्रिय थी। देखिए 15वीं शताब्दी तक की बात आपकी हो रही है, आपके कोर्स में 15वीं शताब्दी तक है, तो उस समय तक फ्यूडल व्यवस्था सक्रिय थी। बहुत कमज़ोर भी नहीं हुई थी, बहुत मजबूत भी नहीं थी, लेकिन सक्रिय थी। लेकिन आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों के कारण इसका पतन शुरू हो गया था। सक्रिय थी, पर अब धीरे धीरे आर्थिक कारण, क्योंकि नगरीकरण आ रहा था, व्यापार वाणिज्य आ रहा था, तो लोग कृषि तक ही सीमित नहीं रह गए थे। समाज में भी परिवर्तन हो रहा था, नए नए विचारक आ रहे थे, समाज में पुनर्जागरण हो रहा था। तो इस कारण से अब ये नहीं था कि किसान का बेटा किसानी ही करेगा, इसका भी परिवर्तन हो रहा था। और राजनीतिक परिवर्तन, राजा अब मजबूत हो रहा था, तो इसके कारण से सामंतवाद का पतन होना शुरू हो गया। राजा की शक्ति, व्यापारिक वर्ग का उदय और नवीन सैन्य तकनीकी ने सामंती ढांचों को चुनौती दी। राजा मजबूत हो रहा था, राजा अपनी सेना रखने लगा था, व्यापारिक वर्ग का उदय हो रहा था, जिसके कारण सामंतों को कृषि के लिए लोग नहीं मिल रहे थे। अब काले प्लेग फैला, जिसके कारण लोग बहुत मर गए और अब लोग नगर जाकर के रहने लगे थे, व्यापार करने लगे थे, जिसके कारण से गाँव में जो पॉपुलेशन थी वो कम होती जा रही थी। अब खेती करने के लिए कोई ज़्यादा तैयार नहीं होता था और नवीन सैन्य तकनीकी बारूद आने लगा था, जिसके कारण से अब ज़्यादा जो सामंत सेना के बल पर राजा को डराते थे, वो जो है अभी अपने जो डेवलप होने लगी थी नई नई तकनीकें,
उससे युद्ध राजा करने लगे थे, जिसके कारण से सामंतों का पतन होने लगा था। यह व्यवस्था मध्यकालीन यूरोप का मूल आधार थी, लेकिन अब पुनर्जागरण और केंद्रीकरण की ओर बढ़ावा शुरू कर दिया। मध्यकालीन वर्ग यूरोप की अगर हम बात करें तो फ्यूडल व्यवस्था बहुत मजबूत थी, लेकिन अब धीरे धीरे अब ये कमज़ोर हो रही थी, क्योंकि पुनर्जागरण आ रहा था, यूरोप फिर से जाग रहा था। इन सारी व्यवस्थाओं को अब कमज़ोर अच्छा नहीं माना जा रहा था, और इससे और केंद्रीकरण की ओर राजा एक केंद्र में बढ़ना शुरू हो गया, तो इसके कारण से फ्यूडल व्यवस्था कमज़ोर पड़ने लगी थी। तो यहीं पर हमारा ये वाला पॉइंट समाप्त।